स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं दोस्तों। और हम बात करेंगे दोस्तों कृषि परिवेक्षक एग्जाम को लेकर के और पशुपालन से रिलेटेड बहुत बड़े एमसीक्यू अपन इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले दोस्तों। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपको घर बैठे मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके दोस्तों। फिर से बता रहा हूँ कि जो लोग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे और भी किसी प्रकार से एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन भाई लोगों के लिए बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों। तो हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर पशुपालन को लेकर के। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक बने रहे दोस्तों। बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम कृषि पर्यवेक्षक पशुपालन पे लगातार अपन बैक टू बैक वीडियो बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े मैं अपना भरसक प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपके सामने आपके आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है क्वेश्चन जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों, ताकि क्योंकि हर बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि रूमिनेट पशुओं में आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। अब भाई लोगों, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र और जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उन लोगों को तो मुझे नहीं लगता है, आई थिंक बताना पड़ेगा कि रूमिनेट क्या होते हैं। अरे भाई, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, यानी कि पशु सभी जुगाली करते हैं, तो रूमिनेट का मतलब यही होता है कि जुगाली करना। तो रूमिनेट जो पशु है उनमें आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो स्टूडेंट्स याद रखना बेटा, रूमन जो पार्ट होता है आमाशय का, आमाशय जो होता है इस प्रकार की संरचना होती है। हालांकि हमारे शरीर के अंदर आमाशय जो है 2 से 4 लीटर तक का ही फूड मटेरियल एडॉप्ट कर सकता है, बट जानवरों के अंदर आमाशय बड़ा होता है, लेकिन उसके भी 4 भाग होते हैं, ठीक है ना, जैसे रेटिकुलम, ठीक है ना, ऐसे ढेर सारे भाग होते हैं, 4 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो होता है वो रुमन होता है। देखिए, अब यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जरूरी नहीं है सबसे बड़ा भाग पूछे। अगर आपसे पूछा जाए कि रूमिनेट पशुओं में सबसे छोटा भाग कौन सा है, आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा है भाई लोगों, तो देखिए सबसे जो छोटा भाग होता है आमाशय का रूमिनेट पशुओं के अंदर वो होता है रेटिकुलम दोस्तों। कौन सा होता है, रेटिकुलम। देखिए सबसे छोटा भाग तो आपके सामने आ चुका है, रेटिकुलम है, और सबसे बड़ा भाग जो है रूमन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग जो रूमिनेट पशु होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, हालांकि सभी पशु जुगाली करते हैं भाई लोगों, तो उनके अंदर आमाशय का सबसे बड़ा भाग रूमन कहलाता है, जबकि सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, रेटिकुलम कहलाता है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। गोवंश में अत्यधिक ज्वर, ज्वर का मतलब होता है दोस्तों बुखार, ज्वर का मतलब क्या होता है, बुखार, ठीक है ना। तो गोवंश के अंदर अत्यधिक ज्वर यानी कि बुखार तथा खूनी दस्त किस रोग का लक्षण है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो पशु होते हैं उनके अंदर अत्यधिक ज्वर वाली कंडीशन, ध्यान देना, जब पशु का पेट दर्द होता है तो वो अपने पिछले पांव पटकता है, ठीक है ना, और जुगाली करना बंद कर देता है। और जब पशु को बुखार आता है, तेज बुखार रहता है, तब पशु जो है बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है, बेचैन रहता है, और मतलब जो है जुगाली करना उस कंडीशन के अंदर भी वो बंद कर देता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर हमें देखना चाहिए, अभी बात करेंगे टेम्परेचर भी कितना होता है पशुओं का। तो गोवंश के अंदर अत्यधिक ज्वर तथा खूनी दस्त किस रोग का लक्षण है, तो रिंडरपेस्ट एक रोग होता है दोस्तों। रिंडरपेस्ट एक रोग होता है जिसके अंदर बहुत ही पतले दस्त हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाता है। और ध्यान देना, पशु जो किसान भाई है वो अपने पशुओं का विशेषकर ध्यान रखे कि अभी का जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर बहुत ही बड़ा वायरल इन्फेक्शन पशुओं के अंदर भी फैला जा रहा है। जिस प्रकार मानव के अंदर ये वायरल इन्फेक्शन फैला जा रहा है, उसी प्रकार पशुओं के अंदर भी बीमारियां फैली जा रही है। तो उनके जो लूज मोशन के अंदर पीला म्यूकस भी निकलता है दोस्तों, पीला म्यूकस निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंडरपेस्ट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के अंदर अजमेर और भीलवाड़ा और उदयपुर की हम बात करें तो गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है। ज्यादातर राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर की हम बात करें तो जो गाय की नस्ल पाई जाती है दोस्तों, गिर नस्ल पाई जाती है। गिर नस्ल दूध उत्पादन के अंदर हालांकि इतना कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, 2 से 3 लीटर पर
टाइम मतलब जो है दूध का प्रोडक्शन होता है, बट इसके अंदर एसएनएफ अच्छा होता है, ठीक है ना। फैट की मात्रा लगभग लगभग एवरेज होती है, तो अच्छी नस्ल है दोस्तों गिर नस्ल। इसी नस्ल को रिंडी भी कहा जाता है दोस्तों। कई इलाकों के अंदर गिर नस्ल की जो गाय है उनको रिंडी के नाम से संबोधित किया जाता है, रिंडी गाय के नाम से संबोधित किया जाता है, और इसी गाय को अजमेरा गाय भी कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखना, गिर नस्ल को रिंडी भी कहा जाता है, अजमेरा नस्ल भी कहा जाता है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, इन क्षेत्रों में ये ज्यादा पाई जाती है। हम सुअर की अगर बात करें, सुअर में बंधियाकरण जो होता है, बंधियाकरण की जो प्रक्रिया होती है कि अब सुअर, जो मादा सुअर है वो बच्चे नहीं देगा, तो उस बंधियाकरण की जो प्रक्रिया होती है भाई लोगों, स्टूडेंट्स, उनको उसको क्या कहते हैं, होग कहते हैं। और याद रखना, होग को स्टेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेग भी कहा जाता है दोस्तों। होग है, होग को स्टेग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम बकरी की, या बकरी से पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास वीडियो के अंदर कि मुर्गियों के आवास की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है। एक ऐसी पद्धति है दोस्तों मुर्गियों की, बहुत पहले इस पद्धति को प्रचलित किया गया था। हालांकि आज भी कई मुर्गी पालक जो है वो इस पद्धति का उपयोग करते हैं कि मुर्गियों को खुला छोड़ देते हैं। तो खुला छोड़ने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है फ्री रेंज प्रणाली कहा जाता है दोस्तों। मुर्गियों को जो अपने आवास के अंदर खुला छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, पद्धति होती है, उसको फ्री रेंज प्रणाली कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी कि जो बकरी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? तो केप्रा हिरकस। केप्रा हिरकस, याद रखिएगा दोस्तों, केप्रा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एलिस है दोस्तों। ओविस एलिस, याद कर लेना। बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्रा हिरकस है, और ओविस एलिस किसका नाम है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। भेड़ की एक ऐसी नस्ल दोस्तों। अब भाई लोगों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कई बार आरपीएससी एग्जाम के अंदर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भेड़ की ऐसी नस्ल कौन सी है जिसकी ऊन जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर और बहुत ही मतलब जो है अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हालांकि उस भेड़ को मोरेना भेड़ भी कहते हैं और उसको चोकला भेड़ भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो चोकला भेड़ की जो ऊन है वो बहुत ही मतलब मुलायम और बहुत ही अच्छी कारगर होती है दोस्तों। ठीक है ना। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्रा हिरकस है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एलिस है। ठीक है ना। भारत के अंदर प्रथम पशु गणना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है वीडियो के अंदर आपके दोस्तों। भारत के अंदर अगर पशु गणना की हम बात करें, भारत के ही अंदर, तो सबसे पहले पशु गणना कब हुई थी? 1919 के अंदर हुई थी दोस्तों। 1919 के अंदर हुई थी। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजाद भारत के अंदर, आजाद भारत में पशु गणना सबसे पहले कब हुई थी, तो आजाद भारत की अगर बात आती है दोस्तों, आजाद भारत की अगर बात आती है तो वहां पर जो पशु गणना हुई थी वो 1951 में हुई थी दोस्तों। 1951 के अंदर प्रथम पशु गणना हुई थी जब भारत आजाद हुआ था दोस्तों। उससे पहले अगर बात करें तो जो पशु गणना हुई है 1919 के अंदर हुई है। गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अभी जस्ट वीडियो के अंदर एक मिनट्स अगो अपन ने बात की थी कि गाय के अंदर या पशु के अंदर जो बीमारियां चलती है, देखिए गाय का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो गाय का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 101 डिग्री 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, जबकि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर रहता है भैंस का दोस्तों। ठीक है ना। अगली बात करें अपन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पशुओं के सींग पर जो प्रथम छल्ला बनता है दोस्तों, पशुओं के सींग पर जो प्रथम छल्ला बनता है वो किस एज के अंदर बनता है? तो 3 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पशुओं के जो सींग है उस पर प्रथम छल्ला बनने लगता है। याद रखिएगा, 3 वर्ष की आयु कंप्लीट करने पर। बकरी की वे कौन सी नस्ल है दोस्तों? बकरी की वे कौन सी नस्ल जिसमें नर और मादा दोनों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है? अरे भाई देखो, जैसलमेरी बकरी देखी आपने, बीकानेरी देखी है, हालांकि हमारे राजस्थान के अंदर और अजमेर के अंदर भी ऐसी बकरियों की नस्ल है जिसमें दाढ़ी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है ना। तो बकरी की वे कौन सी नस्ल है जिसमें नर और मादा यानी कि बकरे और बकरी दोनों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है? तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, सानेन एक प्रणाली सॉरी प्रजाति होती है, सानेन। सानेन प्रजाति की जो बकरी
और जो बकरा होता है मेल और फीमेल होता है, दोनों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है। एक और आपको मैं बता देता हूँ, तोतापुरी दोस्तों, तोतापुरी। तोतापुरी एक और नस्ल पाई जाती है बकरी की, जिसके अंदर मेल के अंदर दाढ़ी पाई जाती है, फीमेल में नहीं होगी, मेल के अंदर लंबी दाढ़ी पाई जाएगी तोतापुरी नस्ल की बकरी के अंदर, यानी कि उसके मेल के अंदर, बकरी के अंदर। दोस्तों पशुओं के हरे चारे को, जो पशुओं का जो चारा है, जो पशुओं के खाने का जो चारा है, उसको हरे चारे को अगर काट कर सुरक्षित रखा जाता है तो उस प्रणाली को क्या कहा जाता है, साइलेंस बनाना कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, साइलेंस बनाना कहते हैं। गाय की वे कौन सी नस्ल है दोस्तों जो राज्य की कामधेनु कहलाती है? हमारे राजस्थान की ऐसी गाय की कौन सी नस्ल है दोस्तों जिसे हम राजस्थान की कामधेनु के नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि संबोधित करते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल की गाय है? तो दोस्तों भाइयों को आपको बता देता हूँ, घाटी नस्ल की जो गाय है हमारी जो राजस्थान की घाटी नस्ल की जो गाय है उसको अपन कामधेनु कहते हैं। और घाटी नस्ल है ना, ये प्रॉपर नस्ल नहीं है दोस्तों, ये मिक्सर है। घाटी नस्ल की अगर बात करें तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेड डेन जो गाय है, रेडेन और साहिवाल दोनों का क्रॉस होता है दोस्तों। रेडेन प्लस साहिवाल दोनों का क्रॉस क्या कहलाता है, घाटी गाय कहलाती है दोस्तों, जो हमारे राजस्थान की कामधेनु कहलाती है दोस्तों। ठीक है ना। अगर हम 20वीं पशु गणना की हम बात करें, यानी कि 20वीं पशु गणना जो हुई थी 2019 के अंदर दोस्तों, यानी कि 20वीं पशु गणना 2019 के अकॉर्डिंग, 2019 के अकॉर्डिंग अगर सर्वे किया जाए तो पशु गणना के अनुसार कुल गायों की संख्या कितनी आती है सामने? हमारे राजस्थान की अगर बात करें, 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 के अनुसार, याद कर लेना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार गायों की कुल संख्या राज्य के अंदर कितनी थी? 192.49 मिलियन थी, 192.49 मिलियन ओनली। ठीक है ना। इसके बाद में अगर भैंस की बात करें इसी पशु गणना के अकॉर्डिंग, 20वीं पशु गणना 2019 के अकॉर्डिंग अगर गायों की बात करते हैं तो 192.49 मिलियन है। जबकि भैंस की अगर बात करें, भैंस की संख्या वो आती है दोस्तों 109.85 मिलियन। और इसी पशु गणना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भेड़ों की संख्या, जो भेड़ों की संख्या है वो आती है 74.26 मिलियन, यानी कि 74.26 मिलियन। और यहाँ तक कि बकरियों की अगर बात करें तो इसी 20वीं पशु गणना 2019 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, बकरियों की जो संख्या सामने आती है दोस्तों तो वह है 148.88 मिलियन दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो के अंदर मेरा भरसक प्रयास रहा होगा कि आपको बहुत बड़े एमसीक्यू में आपको कंसीडर करा पाऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और शेयर करें। मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।